अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू द न्यूज़ रूम। मैं हूं जवेरिया जैद। न्यूज़ रूम में सबसे पहले बात होगी साइफर केस की। खुसूसी अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया है जिसके मुताबिक साइफर केस का ट्रायल जेल में ही होगा। इसके अलावा आज निकाह केस में क्या कार्रवाई हुई ये भी जानेंगे। नाज़रीन, मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है, ये एक बहुत अच्छी खबर है। मुत्तहिदा अरब अमारात पाकिस्तान में सरमायाकारी करेगा। इस हवाले से निगरान वज़ीर आज़म UAE के दौरे पर हैं और अहम मुआहदा भी तय पा गया है। IMF से मुज़ाकरात भी जारी हैं और अब तक की पेशरफ से आपको आज के न्यूज़ रूम में हम आगाह करेंगे। एक और चीज़ ये कि मुहाफिज की मौजूदगी तहफ़्फ़ुज़ का एहसास देती है, लेकिन जब मुहाफिज लुटेरे बन जाएं तो ये एक सोच तलब और गंभीर मामला है। सिंध पुलिस में करप्शन का एक और वाक़या सामने आया है। सरेआम और ढिठाई से रिश्वत तलब की जा रही थी और इस बार निशाने पर थे इंटरनेशनल क्रिकेटर्स जिन्होंने अपना तारुफ भी कराया, लेकिन सिंध पुलिस के एहलकारों को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ये मामला क्या है और इंटरनेशनल क्रिकेटर्स और असर रसूख रखने वालों के साथ ये सलूक किया जाता है तो सोचना ये होगा कि आम आवाम का खून किस तरह निचोड़ा जाता है। हम आज के न्यूज़ रूम में ये मामला डिस्कस करेंगे। फायरिंग का अफसोसनाक दूसरी जानिब वाक़या पेश आया है जिसके नतीजे में 2 तालिबात ज़ख्मी हुई हैं। ये वाक़या कैसे पेश आया और ये तालिबात कौन थी और इस वाक़े में मुलविस कौन है ये भी आपको बताएंगे आज के न्यूज़ रूम में। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं साइफर केस से मुतालिक। साइफर केस जिसके हवाले से ये खबर है कि अब ट्रायल जो है वो जेल में ही होगा। खुसूसी अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया है। फैसले के मुताबिक सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल की रिपोर्ट की रोशनी में जेल ट्रायल होगा। सहाफ़ियों को समाअत सुनने की इजाज़त होगी। सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल ने चेयरमैन PTI को पेश करने से माजरत कर ली। कहा कि चेयरमैन PTI की ज़िंदगी को ख़तरात लाहक हैं, जिस पर तहरीक इंसाफ के वकील ने कहा कि मुल्ज़िम को पेश करना जेल इंतज़ामिया की जिम्मेदारी है। तो साइफर केस का ट्रायल अब जेल में ही होगा। ये फैसला सुना दिया गया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के हुक्म के बावजूद खुसूसी अदालत ने यह फैसला सुनाया कि ट्रायल जेल में ही होगा। दूसरी जानिब चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी ने पहला निकाह दौरान इद्दत जानबूझकर किया। बुशरा बीबी के कहने पर चेयरमैन PTI ने रेहाम खान को तलाक दी। ये मामला भी ज़ेरे गौर है। चेयरमैन PTI ने मुझे कहा कि बुशरा से निकाह हुआ तो वज़ीर आज़म बन जाऊंगा। मुबैना गैर शरई निकाह केस के गवाह ओन चौधरी का डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में बयान सामने आ गया है और केस के गवाह मुफ्ती सईद ने बताया है कि शरई निकाह के लवाज़िमात पूरे ना थे। 1 जनवरी 2018 वाला निकाह गैर शरई और तकरीब गैर कानूनी थी। बुशरा बीबी और उनकी सहेलियों ने कहा खावर मानिका से मेरी तलाक हो चुकी है। तो अब ये खबर सामने आ रही है कि जो उनका पहला निकाह हुआ था वो दौरान इद्दत हुआ था और उसके बाद फिर दूसरा निकाह जो है वो किया गया। चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी निकाह केस का ये मामला है। इस सब पे बात कर लेते हैं। आदिल सईद अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। आदिल, सबसे पहले तो आप साइफर केस के हवाले से बताइएगा। इस्लामाबाद के हुक्म के बावजूद अब खुसूसी अदालत ने ये कहा है कि ट्रायल जेल में ही होगा, लेकिन फ़र्क अब ये है कि ओपन इसकी समाअत होगी। देखिए, आज ऑफिशियल सेक्रेटरी खसूसी अदालत के जज अबुल असनाद जुल्करनैन की जानिब से चेयरमैन तहरीक इंसाफ और शाह महमूद कुरैशी दोनों को तलब किया गया था और कहा गया था कि उन्हें अदालत में पेश किया जाए। ताहम जो सुप्रीटेंडेंट अडयाला जेल हैं उनकी जानिब से चेयरमैन तहरीक इंसाफ और शाह महमूद कुरैशी दोनों मुल्जिमान को आज अदालत में तो पेश नहीं किया गया। ताहम उनकी जानिब से एक जो खत है वो लिखा गया अदालत को और उसमें बताया गया कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जान को शदीद खतरात जो हैं वो लाहक है, लिहाजा उनको अदालत में पेश नहीं किया जा सकता। इस खत के साथ IB और जो दूसरी एजेंसीज हैं उनकी रिपोर्ट जो है वो भी मुंसलिक थी और उस रिपोर्ट का बाकायदा जो अदालत है उसकी जानिब से जायजा लिया गया और उसमें कहा गया था कि जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ है उनकी जान को शदीद खतरात लाक हैं। इससे कबल भी उन पर एक बार अटैक हो चुका है। जुडिशल कम्प्लेक्स में भी वो पेश होते रहे, वहां पर भी उन पर जो उनके कारकुनान थे उनकी जानिब से जुडिशल कम्प्लेक्स पर हमला हो चुका है। लिहाजा जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ है और शाह महमूद कुरैशी उन दोनों को अदालत में पेश नहीं किया जा सकता। तो इस पर अदालत की जानिब से अब हुक्म सामने आया है और इस पर फैसला महफूज किया गया था। तमाम जो वकला है चेयरमैन तहरीक इंसाफ के सलमान सफदर वो भी अदालत में पेश हुए थे, उनकी जानिब से भी दलाइल दिए गए थे और जो प्रोसिक्यूटर अच्छा दिल, इससे पहले जब इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने फैसला दिया था कि साइफर केस का जेल ट्रायल कलअदम करार दिया जाता है तो ये कहा जा रहा था कि जितना भी ट्रायल है वो भी कलअदम हो गया है। तो अब जब खुसूसी अदालत ने ये फैसला दिया है कि जेल में ही ट्रायल होगा तो ट्रायल अब वहीं से प्रोसीड करेगा, जितना ट्रायल हो चुका है उससे आगे चलेगा।
देखिए ट्रायल जो इससे कबल समाअत हुई थी जुडिशल कम्प्लेक्स में ऑफिशियल सेक्रेटरी खसूसी अदालत में, इससे कबल जो समाअत हुई थी उसमें कहा गया था कि ट्रायल जो है उसका दोबारा से आगाज किया जाएगा। जब जुडिशल हुए थे चेयरमैन तहरीक इंसाफ, उसके बाद से 29 अगस्त का ये फैसला था, उसके बाद से जो ट्रायल है उसका बाकायदा दोबारा आगाज किया जाएगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में। लिहाजा इसी तनाजुर में आज चेयरमैन तहरीक इंसाफ और शाह महमूद कुरैशी की जानिब इन दोनों को तलब किया गया था अदालत की जानिब से, ताकि ट्रायल का बाकायदा जो है वो आगाज किया जा सके। ताहम उनको अब पेश नहीं किया गया, तो अदालत की जानिब से अब ये हुक्म आया है कि जो जेल ट्रायल है वो ट्रायल जो है वो जेल में होगा, अडयाला जेल में ही, लेकिन वहां पर साफियों को भी इजाजत होगी। इसके अलावा जो दोनों मुल्जिमान हैं इनके 5-5 फैमिली मेंबरान को भी कमरा अदालत में बैठने की इजाजत होगी। इसके अलावा आम शहरी जो हैं, जो भी ख्वाहिश रखते हैं इस ट्रायल को जेल में ट्रायल होगा और ओपन इसकी समाअत होगी। अच्छा आदिल, हमें दूसरी जानिब अब आप जो चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी का इद्दत में निकाह केस है उस हवाले से भी अपडेट कीजिएगा। ओन चौधरी ने भी अपना बयान कलमबंद करा दिया है और जो निकाह ख्वां था उसकी जानिब से भी बयान कलमबंद हो चुका है। उस केस में बताएगा कि क्या अपडेट्स हैं। देखिए चेयरमैन तहरीक इंसाफ और बुशरा बीबी का जो गैर शरई निकाह का केस था, इससे कबल एक आम शहरी की जानिब से दरख्वास्त थी, उस दरख्वास्त को वापस ले लिया गया था। ताहम दोबारा जो है खावर मानका जो इस केस के इस्तगासा है, अब उनकी जानिब से दोबारा दरख्वास्त जो है अदालत में दायर की गई। रिजवान अब्बासी उनके वकील हैं, उनकी जानिब से दोबारा अदालत में जो दरख्वास्त है वो दी गई थी और कहा गया था कि ये जो 1 जनवरी 2018 का निकाह है बुशरा बीबी और चेयरमैन तहरीक इंसाफ के दरमियान, ये गैर आईनी, गैर शरई और गैर कानूनी है। तो लिहाजा इसी तनाजुर में आज 3 गवाहों को तलब किया गया था और उनके बयान जो है वो कलमबंद करने के लिए आज बुलाया गया था। ताहम उन तीनों में से आज 2 गवाहान जो हैं वो अदालत में पेश हुए। मुफ्ती सईद जिन्होंने ये निकाह पढ़वाया था वो भी आज अदालत में पेश हुए, जबकि इस निकाह के जो गवाह थे ओन चौधरी वो भी अदालत में पेश हुए। उनकी जानिब से भी बयान जो है वो अदालत में कलमबंद करवा दिया गया है। इन दोनों की जानिब से जो बयान कलमबंद कराया गया है उसमें यही कहा गया है, यही मौकफ अपनाया गया है कि जो 1 जनवरी का निकाह है चेयरमैन तहरीक इंसाफ और बुशरा बीबी का, ये गैर आईनी, गैर कानूनी और गैर शरई है। तो ये अब जो बयान है इन दोनों का कलमबंद कर लिया गया है। ताहम अदालत की जानिब से सिविल जज कुदरतुल्लाह है, उनकी अदालत की जानिब से ये केस जो है अब 2 दिसंबर तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। 2 दिसंबर तक ये केस की समाअत मुलतवी कर दी गई है। बहुत शुक्रिया आदिल सईद अब्बासी, आप दोनों मामलात के हवाले से हमें तफसीली अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं, तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की बात करते हैं। 30 नवंबर को समाअत के लिए ये मुकर्रर हुआ है। इलेक्शन कमीशन ने कॉज लिस्ट जारी कर दी है। चेयरमैन पीटीआई असद उमर और फवाद चौधरी पर फर्द जुर्मात किए जाने का भी इम्कान बताया जा रहा है, जबकि चेयरमैन की जानिब से वकील शुएब शाहीन इलेक्शन कमीशन में पेश होंगे। असद उमर इलेक्शन कमीशन में मुसलसल 2 समातों पर पेश नहीं हुए। फवाद चौधरी जेल में कैद हैं। वकील फैसल चौधरी पेश हो गए हैं। तो आपको बता रहे हैं इस हवाले से शुएब शाहीन इलेक्शन कमीशन में पेश हुए, असद उमर इलेक्शन कमीशन में 2 समातों पर पेश नहीं हुए। फवाद चौधरी की बात करें तो वो जेल में कैद हैं। वकील फैसल चौधरी उनकी जानिब से पेश हो गए हैं। तौहीन इलेक्शन कमीशन का ये केस है, 30 नवंबर को समाअत के लिए ये मुकर्रर अब कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने कॉज लिस्ट भी इस हवाले से जारी कर दी है। फर्द जुर्म आयद किए जाने का इम्कान बताया जा रहा है। 30 नवंबर तक अब इस केस की समाअत को मुलतवी कर दिया गया है। असद उमर 2 बार पेश नहीं हुए मुसलसल। फवाद चौधरी जेल में हैं और वकील फैसल चौधरी उनकी जानिब से पेश हुए हैं। 30 नवंबर को ये समाअत के लिए तौहीन इलेक्शन कमीशन केस मुकर्रर हो गया है। शबिया नकवी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जान लेते हैं इस केस से मुतालिक। शबिया बताएगा, इलेक्शन कमीशन की जानिब से कॉस्ट लिस्ट भी जारी हो गई है और 30 नवंबर को अब समाअत के लिए मुकर्रर हुआ है ये केस। ये देखिए, इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो कॉस्ट लिस्ट जारी की गई है उसमें पीटीआई के चेयरमैन असद उमर, फवाद चौधरी की जो समाज का मामला है उसमें जो 30 नवंबर को समाज के लिए मुकर्रर किया गया है। असद उमर और फवाद चौधरी की समाज भी पीटीआई चेयरमैन के साथ ही होगी। लेकिन अगर हम बात करें तो पिछली 2 समातों में असद उमर पेश नहीं हुए और जबकि फवाद चौधरी जो है वो इस वक्त जेल में है। और हमने जब देखा कि वजारत कानून ने पीटीआई चेयरमैन की जो समाज से अदालत जेल में उसके मुताबिक जो है ऑर्डर कर सकता है। पिछले इसमें हमने ये भी देखा कि कहा भी गया था इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि हमें बताया जाए कि क्या वहाँ पे समाज हो सकती है। जबकि शुएब शाहीन जो है पीटीआई के वकील वो भी पेश होंगे और जो फवाद चौधरी उनकी जानिब से काफी जुड़े जिनके वकील हैं वो भी पेश होंगे। तमाम असद उमर की दफा उनके वकील ने कहा
ठीक है, बहुत शुक्रिया शबिया नकवी, आप हमें अपडेट करी थी। 30 नवंबर को अब केस की समाअत होगी और इलेक्शन कमीशन की जानिब से कॉस्ट लिस्ट भी जारी हो चुकी है। नाज़रीन, सियासी जमातों के हवाले से और जो कायदीन के केसेस हैं उनके हवाले से तो हमने बात की है, लेकिन अभी एक अच्छी खबर आपको मईशत के हवाले से देंगे। बहुत अरसे बाद ये खबर देने जा रहे हैं। निगरान जो वज़ीर आज़म थे वो तो इसके लिए खासे पुरुम्मीद थे। अब निगरान हुकूमत की जानिब से मईशत की बेहतरी के लिए एक खासा अच्छा इकदाम उठाया गया है। मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तान में 25 अरब डॉलर तक सरमायाकारी का मुआहिदा जो है वो तय पा गया है। मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के लिए MOUs पर दस्तखत भी हो गए हैं। UAE के सदर से अनवारुल हक काकड़ और आर्मी चीफ की मुलाकात हुई है, जिसमें बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज के शोबों में सरमायाकारी का मुआहिदा भी तय पा गया है। 25 अरब डॉलर की सरमायाकारी का मुआहिदा तय पाया है मुत्तहिदा अरब अमारात और पाकिस्तान के दरमियान। और ऐसे में निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ये कहते हैं कि मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ मुआहिदे से दोनों ममालिक में इक़्तिसादी ताउन नए दौर में दाखिल हो गया है। बहुत जल्द इसके इक़्तिसादी समरात भी मिलने शुरू हो जाएंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी नया रिकॉर्ड कायम हो गया है। मुल्क की तारीख में पहली बार 100 इंडेक्स 60,000 की हद अबूर कर गया है। कारोबार के आगाज़ पर 100 इंडेक्स में 737 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। 100 इंडेक्स 60,548 पर पहुंच गया है। स्टॉक मार्केट में तेज़ी के सबब 63% हसस की कीमतें भी बढ़ी हैं। हसस की मालियत में 100 अरब रुपए का इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता रोज़ 100 इंडेक्स 59,811 पॉइंट्स पर बंद हुआ तो स्टॉक एक्सचेंज में नया रिकॉर्ड कायम हो चुका है। मुल्क की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है। पाकिस्तान की मौशी मुश्किलात में कमी आने लगी है। एशियाई तरक्याती बैंक की पाकिस्तान के लिए कर्ज की मंजूरी। पाकिस्तान को 18 करोड़ डॉलर कर्ज मिलेगा। कर्ज की रकम पंजाब के 2 शहरों में खर्च की जाएगी। पानी की फराहमी और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर यह रकम खर्च की जाएगी। रावलपिंडी में पानी की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी, जबकि भावलपुर में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम को वुसअत दी जाएगी। मंसूबे से 15 लाख अफराद मुस्तफ़ीद होंगे। तो पाकिस्तान के मौशी हालात कुछ बेहतर होने जा रहे हैं और मुश्किलात में भी ऐसा लग रहा है कि कुछ कमी नज़र आएगी। टैक्स पॉलिसी तरमीम की बात करें तो इस पर पाकिस्तान और IMF में मुज़ाकरात। IMF हुकाम और FPR में टैक्स पॉलिसी बारे बातचीत हुई। IMF तकनीकी टीम ने पाकिस्तान में मज़ीद 1 हफ़्ता क़याम बढ़ाने का फ़ैसला कर लिया है। IMF मिशन और FPR में 2 हफ़्ते मुज़ाकरात और दस्तावेज़ात का तबादला भी होगा। IMF मिशन दौरे के अख्ताम पर एक रिपोर्ट मुरतब करेगा और देखना यह है कि अब इस रिपोर्ट में उनकी जानिब से क्या कहा जाता है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान टैक्स पॉलिसी तरमीम पर ये मुज़ाकरात होंगे पाकिस्तान और IMF के दरमियान। जबकि पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल के लिए मुमकिना इस्लाहात से मुतालिक आलमी बैंक ने भी एक रिपोर्ट जारी कर दी है और पाकिस्तान को दरपेश 6 बड़े मसाइल की निशानदही की गई है। पाकिस्तान को ह्यूमन कैपिटल के बहरान का सामना है। इंसानी वसाइल का कम इस्तेमाल पैदावार और तरक्की को मुतासर कर रहा है। पाकिस्तान में 5 साल से कम उम्र 40% बच्चे स्टंटिंग का शिकार हैं, जबकि 2 करोड़ से ज़ायद स्कूल से बाहर हैं। पाकिस्तान में स्कूलों से बाहर बच्चों की तादाद दुनिया भर में सबसे ज़्यादा है। 10 साल से कम उम्र के 79% बच्चे पढ़ने की सलाहियत से महरूम हैं। पाकिस्तान को बुलंद माली खसारे का सामना है। माली साल 2022 के अख्ताम तक खसारा 22 साल की बुलंद तरीन शरह 7.9% तक पहुँच गया और पाकिस्तान के ज़िम्मे कर्ज कानूनी हद से ज़्यादा 78% की बुलंद शरह पर रिकॉर्ड किया गया है। पॉलिसीज़ में अदम तसलसल से सरमायाकारी और बरामदात का फुकदान है। पाकिस्तान का ज़रूरी शोबा गैर पैदावारी और जमूद का शिकार है। तवानाई का शोबा नाकाबिले इन्हिसार और मईशत पर भारी है। गर्दिशी कर्ज माली मुश्किलात पैदा कर रहा है। पाकिस्तान का सरकारी शोबा गैर मौसर है और पॉलिसी फैसलों का महवर ज़ाती मफादात हैं। तो ये जो 6 मसाइल हैं इनकी निशानदही कर दी गई है। पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल के लिए ये मुमकिना इस्लाहात इस सूरत में हो सकती हैं अगर इन मसाइल को हल कर दिया जाए। दूसरी जानिब पाकिस्तान की जो आवाम है वो परेशान है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, लेकिन आलमी सतह पर पाकिस्तान दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क करार पाया है। वर्ल्ड स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक अर्ज़ा नरखों पर ज़रूरियात ज़िंदगी की दस्तियाबी से पाकिस्तान सस्ता तरीन मुल्क करार पाया है। मार्च में दुनिया के सबसे बड़े डेटा बेस ने भी पाकिस्तान को सस्ता तरीन मुल्क करार दिया। आलमी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान के रिहायशियों के पास ज़िंदगी की बेहतर सहूलियात मौजूद हैं। 2022-23 में वेनेज़ुएला में महंगाई की शरह 398%,
शाम 292, लबनान में 139% रही। तुर्की में महंगाई की शरह 47.83, मिस्र 36.5, पाकिस्तान में 26.89% रही। मुतादिद इक्तिसादी और सियासी चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तान मौशी तरक्की अपनाने में कामयाब हुआ है। IMF से $3 बिलियन का स्टैंड बाय अरेंजमेंट हासिल करना इन्हीं असरात में से एक नज़र आ रहा है। तो आलमी सतह पे पाकिस्तान सस्ता तरीन मुल्क है। वी होप कि पाकिस्तान के जो अवाम हैं उनके लिए भी ऐसा ही हो और उनकी मुश्किलात में कुछ बेहतरी आए। खैर, रूस और पाकिस्तान में तेल फराहमी पर डेडलॉक होगा या नहीं, ये एक अहम सवाल है। तेल की फराहमी के हवाले से रूसी वफ्द आज पाकिस्तान पहुंचेगा। पाकिस्तान और रूस में तेल की फराहमी का तवील मुद्दती मुआहदा हुआ। रूसी हुकाम प्राइस कैप की हद में तवील मुद्दती मुआहदा करने पर तैयार नहीं था, जबकि वाशिंगटन की प्राइस कैप की हद में रूसी तेल खरीदने के लिए पाकिस्तान की हिमायत सामने आ चुकी है। पाकिस्तान और रूस में तेल की फराहमी का तवील मुद्दती एक मुआहदा हो चुका है। दूसरी जानिब IMF ने एक और मुतालबा पूरा करने का फ़ैसला किया है। IMF का मुतालबा पाकिस्तान ने पूरा करने का फ़ैसला किया है। वफाकी हुकूमत इदारों की कारकर्दगी बेहतर बनाएगी और कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए ऑर्डिनेंस लाए जाएंगे। निगरान वफाकी काबीना ने ऑर्डिनेंस लाने की मंजूरी भी दे दी है। IMF का एक और मुतालबा पूरा करने का फ़ैसला कर लिया गया है और इदारों की कारकर्दगी को बेहतर बनाया जाएगा और इदारों की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए ऑर्डिनेंस लाने की निगरान हुकूमत ने फ़ैसला भी किया है और इसकी मंजूरी भी दे दी है। तो मईशत के हवाले से हमने आपको एक अच्छी खबर ये दी है कि मईशत बेहतरी की जानिब गामज़न है और जब मईशत बेहतरी की जानिब गामज़न होगी तो यकीनन इसके समराज जो हैं वो आवाम को भी मिलेंगे। नाज़रीन, अभी हम एक बहुत अहम इशू की जानिब बढ़ रहे हैं। घर हो, रियासत हो या कोई इदारा हो, मुहाफ़िज़ के हवाले से कहा जाता है कि जब मुहाफ़िज़ मौजूद होते हैं तो आप बड़े अपने आप को सेफ़ फ़ील करते हैं, लेकिन जब मुहाफ़िज़ ही लुटेरे बन जाएं तो मामला बहुत गंभीर हो जाता है। सिंध पुलिस की हम बात करने जा रहे हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के इंटरनेशनल क्रिकेटर्स को भी नहीं छोड़ा। पुलिस ने क्रिकेटर आमिर यामीन और सुहेब मकसूद से रिश्वत तलब कर दी। आमिर यामीन ने रिश्वत तलबी की दास्तान सोशल मीडिया पे बयान कर दी। आमिर यामीन का ये कहना था कि हम खुशकिस्मत हैं कि हम सिंध की बजाय पंजाब में रहते हैं। ज़िंदगी में पहली बार कराची से मुल्तान बजरिया सड़क सफ़र किया और हर 50 किलोमीटर के बाद रोककर पुलिस पैसों का तकाजा करते थे और पैसे ना देने पे पुलिस एहलकार स्टेशन ले जाने की धमकियां देते थे। ट्वीट में क्रिकेटर ने लिखा कि सिंध पुलिस में करप्शन उरूज पर है। हमारे बताने पर भी हम इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं, उसके बावजूद भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। 8,000 रुपये लेने के बाद हमें जाने दिया गया। इंटरनेशनल क्रिकेटर्स कराची से नेशनल T20 कप खेलने के बाद मुल्तान जा रहे थे और रास्ते में ये सारा मामला पेश आया। आमिर यामीन और सुहेब मकसूद को स्क्रंड पुलिस स्टेशन की हदूद में रोका गया। उन्होंने बताया कि हम इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, लेकिन फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। पुलिस ने फिर भी 8,000 रुपये से नहीं देंगे तो फिर आपको स्टेशन जाना पड़ेगा। अलमिया ये है कि अगर असर रसूख रखने वालों के साथ ये हो रहा है तो आम आवाम का क्या हाल होता होगा। IG सिंध ने कौमी क्रिकेटर से रिश्वत लेने के मामले का नोटिस लिया है। तहकीकात शुरू हो गई हैं और DIG शहीद बेनज़ीराबाद ने रिपोर्ट मुरतब कर लिया है। DIG का ये कहना है कि स्क्रंड थाने के 4 एहलकार इसमें मुलविस पाए गए हैं। SHO समेत मुलविस एहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया है। रिश्वत लेने वालों में अलादीनो, अख्तर अली, गुलजार, मुमताज़ शामिल हैं और तमाम मुलविस एहलकारों के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कर लिया है, उन्हें गिरफ़्तार कर लिया है। मुकम्मल रिपोर्ट IG सिंध को इरसाल कर दी जाएगी। लेकिन ये 4 एहलकारों की गिरफ्तारी काफ़ी नहीं होगी, आवे का आवा बिगड़ चुका है। PNN के प्रोग्राम पाकिस्तान लाइव में गुफ्तगू करते हुए निगरान वज़ीर दाखिला सिंध ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज़ ये कह रहे थे कि क्रिकेटर सुहेब मकसूद और आमिर यामीन से माजरत की है। सिंध पुलिस की करप्शन संगीन मामला है, गिरफ्तार मुल्जिमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। करप्शन कल्चर को ख़त्म करना चाहिए। हाई लेवल की तहकीकात के लिए इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर किया है। गुफ्तगू सुनिए। एक बहुत ही गलत बात है, अनएक्सेप्टेबल है, अनडिजायर्ड है और आपने देखा कि इसके ऊपर हमने स्टर्न एक्शन लिए, 4 को अरेस्ट कर लिए और इनको करार वाकई सजा देंगे ताकि ये मिसाल हो बाकियों के लिए, जो उनको पता चले कि आइंदा वो ऐसी हरकत करेंगे तो उनके साथ बड़ी सख्त सजा दी जाएगी। और बिल्कुल ये माजरत, बल्कि मैं तो खुद क्रिकेटर से माजरत करता हूँ कि ये जिससे बिल्कुल ही होना चाहिए था। पुलिस हर एक की मदद के लिए, उन जान माल की हिफाजत की, ना कि उनको तंग किया जाए और रिश्वतखोरी की जाए। तो आपको ये इंशाल्लाह टीवी नजर भी आ जाएगा कि 1, 2 दिन, 3 दिन के अंदर इनको हम क्या क्या सजा देते हैं, ये भी नजर आएगा ताकि बाकियों के एग्जाम्पल मिले
कि आइंदा कोई भी ऐसा करेगा उसे ज्यादा सख्ती से सजा दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं, रुक कर लेते हैं डेरा इस्माइल खान का, जहां पे घरेलू तनाज़ा 5 अफराद की जान ले गया। शौहर ने अपनी बीवी को कत्ल किया, जिस पर मकतूला के भाई ने बहन के ससुराल जाकर फायरिंग करके 4 अफराद को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस के मुताबिक लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे भी मारे जा रहे हैं। अफसोसनाक ये वाक़या पेश आया है डेरा इस्माइल खान में, जहां पे एक घरेलू तनाज़े पर 5 अफराद जान की बाजी हार गए हैं। बताया जा रहा है कि शौहर ने बीवी को कत्ल किया, जिस पे जो मकतूला का भाई था उसने बहन के ससुराल जाकर फायरिंग करके 4 अफराद को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस के मुताबिक लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे भी मारे जा रहे हैं। मकतूला के भाई ने बहन की मौत का बदला लेने के लिए बहन के ससुराल में जाकर फायरिंग की और 4 अफराद को मौत के घाट उतार दिया। अफसोसनाक ये वाक़या पेश आया है, घरेलू रंजिश का ये वाक़या है, जिसकी वजह से 5 जानें चली गईं। बताया जा रहा है कि मियाँ बीवी में लड़ाई हुई, मियाँ ने बीवी को कत्ल किया और उसके बाद जो मकतूला का भाई था वो ससुराल गया और उसने 4 अफराद को कत्ल कर दिया। लाहौर का रुख करते हैं, वहाँ पे भी एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, जो कि है फायरिंग का, जिसमें 2 तालिबात ज़ख्मी हो गई हैं। और इसके साथ साथ थाना सुंदर के करीब नामालूम अफराद ने निजी कॉलेज की बस पर फायरिंग की। गोलियां लगने से 2 तालिबात ज़ख्मी हुई। पुलिस के मुताबिक निजी कॉलेज के बच्चे पत्तोकी से मरी ट्रिप पे जा रहे थे। ज़ख्मी तालिबात की शनाख्त आयशा और निमरा के नाम से हुई है। बस में ये तालिबात दोनों सवार थीं और ये बस ट्रिप पे जा रही थी और सफ़र के दौरान ये वाक़या पेश आया कि फायरिंग की गई बस पे, जिससे 2 तालिबात शदीद ज़ख्मी हो गई हैं। लाहौर के थाना सुंदर के सामने कार सवारों की निजी कॉलेज की बस पर फायरिंग से 2 तालिबात शदीद ज़ख्मी हो गई। वर्सा ने यह इल्ज़ाम आयद किया है कि 15 पर कॉल की तो SHO सुंदर आतिफ जुल्फ़िकार अफसरान को बताते रहे कि तालिबात बस का शीशा लगने से ज़ख्मी हुई हैं। पुलिस 3 घंटे बाद जाए वक़ुआ पर पहुंची। गुफ्तगू ज़रा सुनिए। लाहौर की हदूद में दाखिल हुए, सुबह 3, 3:30, 4 का टाइम था, तो पता चला कि हमारी बेटी के दिमाग में फायर लग गया, ब्रेन की राइट साइड पे फायर हिट हुआ है और ब्रेन में जाके अटक गया। और बेटी हमारी ज़िंदगी मौत की कश्मकश में अकेली, नई कॉलेज की तरफ से कुछ फीमेल्स आई, नई को मेल्स आए, जस्ट फॉर्मेलिटी की 1122 के सपुर्द किया और पुलिस तकरीबन 2-3 घंटे बाद पहुंची हमारी बेटी को। हमारी बेटी भी वेंटिलेटर पे है और ज़िंदगी और मौत की कश्मकश। बस आप सबसे दुआओं की अपील है, मेरे आईजी साहब से, अपना आईजी मोहसिन वकील साहब से, वज़ीर पंजाब साहब से, उनसे अपील करता हूँ कि इस चीज़ का नोटिस लें और हमें जो हमारे मुलज़मान हैं उन तक पहुँचाया जाए। DIG इन्वेस्टिगेशन इमरान किश्वरी कहते हैं कि कॉलेज बस पर फायरिंग का वाक़या संगीन जुर्म है। मुकदमे में दहशतगर्दी की दिफात लगाई जाएंगी। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए 6 टीमें भी तश्कील दे दी गई हैं। उनकी गुफ्तगू भी सुनिए। इसको अमल नहीं करते, ना ये हमारी पॉलिसी है। और जो फायर हुआ बस के ऊपर एक बहुत ही हेनस ऑफेंस है। हम इसमें जो कि इनडिस्क्रिमिनेट उसने फायर किया, हम 780A में इंशाल्लाह FIR रजिस्टर करेंगे और इनको कैफरे किरदार तक इंशाल्लाह पहुंचाएंगे। हमारी तमाम टीम्स इलाके में हैं, टेक्निकल एविडेंस भी कलेक्ट कर रहे हैं, दूसरा भी देख रहे हैं। बच्ची क्रिटिकल कंडीशन में है और दूसरी अल्हम्दुलिल्लाह स्टेबल है, लेकिन ये एक हेनस ऑफेंस है। ये बिल्कुल विल नॉट लेट द अक्यूज्ड गो स्कॉट फ्री और इंशाल्लाह आज ही ट्रेस होंगे और आज ही इंशाल्लाह हम उनको ट्रेस करने के बाद भी अरेस्ट करेंगे। स्कूल तलबा के तमाम फील्ड ट्रिप्स पर बिला इजाज़त पाबंदी आयद कर दी गई है। पंजाब हुकूमत ने बिला इजाज़त स्कूल ट्रिप ले जाने पर पाबंदी आयद की है। तलबा के फील्ड ट्रिप और आउटडोर सरगर्मियों के लिए पहले इजाज़त लेना होगी। ट्रिप पर पाबंदी का फैसला इस्लामाबाद वाक़े के बाद किया गया था। इस्लामाबाद में स्कूल ट्रिप पर आई बस खाई में जा गिरी थी और स्कूल टीचर उसमें जाँ बहक हो गई थी और बहुत से तालिब इल्म ज़ख्मी भी हुए थे। उसके बाद से ये फ़ैसला किया गया है कि फ़ील्ड ट्रिप्स पर बिला इजाज़त पाबंदी आयद कर दी गई है। इस पर बात करने के लिए हम रब्ता कर रहे हैं शराज निसार, हमारे नुमाइंदे। शराज, इससे पहले कि हम आपसे बात करें कि फ़ील्ड ट्रिप्स पर पाबंदी आयद की गई है, इसका इत्तलाक किन किन स्कूल और कॉलेजेस पे होगा, इससे पहले जो वाक़या एक अफसोसनाक पेश आया है जिसमें 2 तालिबात शदीद ज़ख्मी हुई हैं, फायरिंग का ये वाक़या था और वो बस भी ट्रिप पे जा रही थी, उस वाक़े से मुतालिक बताएगा कि फ़ायरिंग करने वाले मुल्जिमान कौन थे, क्या उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई और क्यों फायरिंग की गई उनकी जानिब से?
जी बिल्कुल, जो 2 बच्चियां शदीद जख्मी हुई हैं, जिनमें एक आयशा जो इस वक्त जनरल अस्पताल की वार्ड में है और उसको वेंटिलेटर पे मसनूई तनफ़ुस के जरिए उसको जिंदा रखने की कोशिश की जा रही है। उसके साथ एक दूसरी लड़की निमरा जो जख्मी हुई है वो सरसीज अस्पताल में है। उससे जब पुलिस ने पूछा तो उसने ये बताया कि 2 लड़के, जिस तरह PNN ने, ये मैं आपके प्रोग्राम में ब्रेकिंग बता रहा हूँ कि वैगनार सफेद रंग की गाड़ी थी जिसमें वो 2 लड़के पीछा कर रहे थे उस गाड़ी का और वो लड़कियों को तंग करने की कोशिश कर रहे थे। जो बस का ड्राइवर था, जो निजी कॉलेज की बस थी, उसके ड्राइवर ने थोड़ी सी बस तेज की और उनको ऐसा लगा कि जैसे उसको क्रॉस किया तो उन्होंने फायरिंग कर दी। ये इस तरह के वाकया जो आम बात है, इसमें इससे भी ज्यादा खतरनाक बात यह है कि 3 घंटे तक SHO जो सुंदर है वो पुलिस अफसरान को ये बताता रहा कि सिर्फ गाड़ी का शीशा टूटने की वजह से 2 तालबा जो है वो जख्मी हुई हैं और उनको मुकामी अस्पताल में 1122 के जरिए पहुंचा दिया गया है। लवाकीन जब मौका पर पहुंची है जनरल अस्पताल तो डॉक्टर ने बताया कि सर में गोली लगी है और दाईं साइड से गोली लगने के बाद जो है वो अभी तक उसकी गोली जो है वो दिमाग में है आयशा की, और वो बिल्कुल इस वक्त जो है वो कोमे में है। उसके लवाकीन जो है वो धाड़े मारकर रोते रहे कि 3 घंटे तक SHO सुंदर उनको ये कहता रहा कि गोली नहीं लगी बल्कि गाड़ी का शीशा लगा, और 3 घंटे बाद पुलिस मौका पर पहुंची है। अब ये पहला ऐसा वाकया नहीं है, इस तरह के दर्जनों रोजाना की बुनियाद पर वाकया। अच्छा शराज, ये भी बताइएगा कि क्या इस सिलसिले में कोई गिरफ्तारी अमल में लाई जा चुकी है? जी बिल्कुल, जिस तरह हमने DIG इन्वेस्टिगेशन इमरान किश्वर से बात की थी तो उन्होंने ये कहा था कि 6 टीमें बनाई हुई हैं और कोशिश की जा रही है। और यहाँ पर यह भी बड़ी अहम बात है कि जो सेफ सिटी के 8000 कैमरे लगे हुए हैं, इस तरह के किसी शहराज हमें अपडेट कर रहे थे और वाक़यात जो हैं वो वाकई मामूल बनते जा रहे हैं और सेफ सिटी के जो कैमराज लगाए जाते हैं वो इसीलिए लगाए जाते हैं कि अगर खुदा न खास्ता कोई इस तरह का वाक़या रिपोर्ट हो जाए तो उन कैमराज की मदद से शनाख्त हो सके इन कल्प्रिट्स की, इन मुलजिमान की। लेकिन ऐसे मौक़ों पे हम यही देखते हैं कि जो कैमराज हैं वो उन जगहों पे काम नहीं कर रहे होते। अफसोसनाक ये वाक़या पेश आया है, 2 तालिबात इसमें ज़ख्मी हुए हैं और एक तालिबा बताया जा रहा है कि शदीद ज़ख्मी है। शराज अपडेट कर रहे थे हमें, शुक्रिया शराज। वेलकम बैक टू द न्यूज़ रूम। नाज़रीन, आम इंतखाबात के लिए हल्का बंदी और एतराज़ात का काम मुकम्मल हो चुका है। इलेक्शन कमीशन ने आइंदा आम इंतखाबात के लिए अहम मरहला भी अबूर कर लिया। हल्का बंदियों की मंजूरी, एतराज़ात के बाद हतमी हल्कों का ऐलान जुमेरात को किया जाएगा। हुकाम इलेक्शन कमीशन ये कह रहे हैं कि आइंदा आम इंतखाबात नई हल्का बंदियों की बुनियाद पर ही होंगे। इलेक्शन कमीशन ने मुल्क भर के हल्कों पर 1324 एतराज़ात सुने। इलेक्शन कमीशन ने डिजिटल मरदमशुमारी के बाद नई हल्का बंदियों का काम मुकम्मल कर लिया है। तो अहम काम हो चुका है। आम इंतखाबात के लिए हल्का बंदियों और एतराज़ात का काम भी मुकम्मल कर लिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने आइंदा आम इंतखाबात के लिए एक अहम मरहला अबूर कर लिया है। जबकि इंतखाबात की तैयारियों में तमाम सियासी जमातें मसरूफ़ हैं और हरीफों पर बरतरी हासिल करने का मिशन लिए पार्टी टिकटों के लिए मुस्लिम लीग नून की 35 रुकनी पार्लिमानी बोर्ड तश्कील दे दिया गया है। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने मरकजी पार्लिमानी बोर्ड की मंजूरी दे दी है। मरियम नवाज, इसहाक डार, ख्वाजा आसिफ, राना सनाउल्ला, राना तनवीर पार्लिमानी बोर्ड में शामिल हैं। जबकि पार्टी टिकट्स की तकसीम की कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास भी आज होगा। इंतखाबात को लेकर सियासी जमातें मुतहरिक नज़र आ रही हैं और ऐसे में मुस्लिम लीग नून की जानिब से एक पार्लिमानी बोर्ड तश्कील दे दिया गया है। इंतखाबात के हवाले से तमाम तर मामलात को ये बोर्ड देखेगा। जबकि शहबाज शरीफ ने पार्टी रहनुमाओं और साबिक अरकान असम्बली से मुलाकातों का सिलसिला भी तेज़ कर दिया है। साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ये कहते हैं कि इलेक्शन में भरपूर तैयारी के साथ उतरेंगे। नून लीग की कामयाबी पाकिस्तान को मसाइल से निजात दिलाने के लिए अहम है। अवाम मुस्लिम लीग नून को 2/3 से अक्सरियत दे, दहशतगर्दी की तरह महंगाई की भी कमर तोड़ देंगे। तो शहबाज शरीफ की जानिब से ये कहा गया है कि नून लीग ही है जो कि मुल्क को मसाइल से निकाल सकती है। रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करते हैं। फैसल करीम कुंडी साहब ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ वोट को इज्जत दो का बयानिया एवन फील्ड छोड़ आए। कोई लाडला मुसल्लत किया गया तो नताइज बेहतर नहीं होंगे। पीपल्स पार्टी सिलेक्टेड की बजाय ऑपोजिशन को तरजीह देगी। बिलावल के साथ आसफा भुट्टो भी इलेक्शन मुहिम चलाएंगी। उनकी गुफ्तगू सुनिए।
एक और लॉर्ड अगर एक और सिलेक्शन होती है तो खुदा न खास्ता इकोनॉमिकल क्राइसिस से नहीं निकाल सकते। मुस्लिम लीग ने हमेशा इदारों को जो है वो सियासत में धकेला है। आज भी वो एक तासुर देना चाहते हैं कि इदारे हमारे साथ हैं, और वो ये तासुर देकर कहते हैं कि बाकी पॉलिटिकल पार्टीज इदारों के ऊपर तनकीद करना शुरू कर दे ताकि हमारा जो है हमें सेलेक्ट कर दिया जाए या हमें लाडला बना दिया जाए। जो बयानिया आपका लंदन का था कि वोट को इज्जत दो, मुझे क्यों निकाला, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, वो तो आपने वही एवन फील्ड में छोड़ा है। आज तो बात ही नहीं करते उसकी। माजी में जो है कहा जाता था कि इमरान खान साहब को अगर लाया गया था तो वो दूध में पानी मिलाया गया था, तो इसको अगर खुदा न खासा लाया गया तो इसको इसमें तो फिर पानी में दूध मिलाया जाएगा। मुल्क में सियासी दर्जा हरारत बढ़ने लगा है। चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी सरवर का टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। शुजात हुसैन ने चौधरी सरवर को सियासी फैसला करने से मना कर दिया है। कोई भी सियासी फैसला आपकी मुशावरत के बगैर नहीं होगा, चौधरी सरवर की जानिब से ये कहा गया है। तो मुल्क में सियासी दर्जा हरारत बढ़ने लगा है। मेल मुलाकातों का सिलसिला भी जारी है और एक दूसरे के साथ राब्ते भी किए जा रहे हैं। जर्मनी के सफ़ीर अल्फ्रेड रिनास ने पैटर्न इन चीफ इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर खान तरीन से मुलाकात की है और इस मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में मौजूदा सियासी सूरत हाल और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के मंशूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। आइंदा इंतखाबात की तैयारियों से मुतालिक उमूर भी ज़ेरे बहस आए। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के मंशूर पर भी इस मुलाकात में तबादला ख्याल किया गया है। MKM और नून लीग में सीट एडजस्टमेंट का जो मामला था, ये बताया जा रहा है कि जो मामलात हैं वो आखिरी मराहिल में दाखिल हो गए हैं। MKM और नून लीग की कल अहम बैठक भी होने जा रही है। नून लीग और मुत्तहिदा रहनुमा इस्लामाबाद में मुशावरत भी करेंगे, यानी जो मामलात हैं अब बस वो तकरीबन सलूशन के करीब हैं और हल होते नज़र आ रहे हैं। कल एक अहम मुशावरत और बैठक भी होने जा रही है दोनों पार्टीज़ के दरमियान। रहनुमा MKM फारूक सत्तारिया कहते हैं कि आवाम को बाख्तियार बनाए बगैर मसाइल हल नहीं होंगे, बल्दियाती और मकामी हुकूमतों को बाख्तियार बनाया जाए। मजबूत वफाक से ही सूबे मजबूत होंगे। होने जा रहा है पाकिस्तान के मौजूदा सियासी और माशी बहरान और माशरती बहरान, इन सब बहरानों का अगर कोई हल है तो ये 26वीं या 27वीं आईनी तरमीम का बिल जो कि खुद मुख्तार, जो कि मकामी खुद मुख्तारी के लिए है, ये दिस इज पैनीसिया फॉर ऑल दी क्रॉनिक एलिमेंट्स दैट एफ्लिक्ट द बॉडी पॉलिटिक ऑफ पाकिस्तान। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ये कह रहे हैं कि अमेरिका और इसराइल का एजेंडा एक है। बड़ी बड़ी जमातों ने फ़लस्तीन की हिमायत में कुछ नहीं किया। दो रियासती हल पाकिस्तान का मौक़िफ़ नहीं है। मुख्तसर जंगबंदी को ये ना समझें कि हालात ठीक हो गए हैं। तो पूरी दुनिया के सामने ये वाज़ेह सामने आ गए। तो हमास न सिर्फ ये कि एक मुज़ाहिमती तहरीक है, बल्कि वो इस्लाम का सही चेहरा लोगों तक पहुँचाती है। वो इंसानियत को अपील कर रहे हैं और यही खौफ तारी हो गया है अमेरिका पर और इसराइल पर, और यही खौफ तारी हो गया है बाज़ मुस्लिम ममालिक के हुक्मरानों पर। हमारे मुल्क में भी जो सियासतबाजी इस वक्त हो रही है, आप बताएं कि नून लीग ने और पीपल्स पार्टी ने गजा के मुसलमानों के लिए क्या सरगर्मी की है, कौन सा एहतजाज किया है, और गजा के मुसलमानों से यकजहती के लिए तो 4 जुमले बोल दिए होंगे, नहीं कर सकते, इसलिए कि इससे अमेरिका नाराज होता है, और जब अमेरिका नाराज होता है तो नवाज शरीफ कैसे अमेरिका को नाराज कर सकते हैं, जरदारी साहब कैसे अमेरिका को नाराज कर सकते हैं। खेल के मैदान का जल्दी से रुख कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया की कंडीशंस चैलेंजिंग हैं, वहां परफॉर्म करने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के डायरेक्टर मोहम्मद हफीज़ ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की है, उनकी गुफ्तगू सुनिए। किसी भी जगह अपनी तमाम जो फीडबैक है वो देने में कमी नहीं की। इज़ अ पार्ट ऑफ द टीम, बहुत ज़्यादा जो है मिल के वो टीम को लेके चल रहे हैं, और राइट स्ट्रेटजी बनाने में भी इंशाल्लाह ताला बाबर का बहुत अहम रोल है, क्योंकि बाबर की एज ए बैट्समैन जो कंट्रीब्यूशन है हम सब उसके मद्दाह हैं। मुझे लगता है कि बाबर का जो खेल है वो और ज़्यादा निखरेगा, और उनकी जो कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत शानदार तरीके से वो पिछले कई सालों से कर रहे हैं, वो उसको मज़ीद बढ़ाएंगे, इन्हेंस करेंगे अपनी परफॉर्मेंस, ताकि पाकिस्तान टीम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कामयाबियाँ हासिल करे और उसमें उनका नुमाया किरदार। द न्यूज़ रूम में अभी ब्रेक का वक्त हुआ है, वापस आएंगे हम ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक टू द न्यूज़ रूम। हेडलाइंस आपने जान ली हैं। मुल्क की मईशत की बात हम कर लेते हैं, जो कि बेहतरी की जानिब गामजन है। मुत्तहिदा अरब अमारात पाकिस्तान में सरमायाकारी करेगा। इस हवाले से निगरान वज़ीर आज़म यूएई के दौरे पे हैं और एक अहम मुआहदा भी तय पा गया है। ये मुआहदा क्या है और इसके समरात क्या आवाम तक पहुँचेंगे, आज के न्यूज़ रूम में हम आपको बताएंगे। साइफर केस की बात कर लेंगे, जिसका ट्रायल जेल में ही होगा। खुसूसी अदालत ने जो फैसला महफूज कर लिया था, वो फैसला सुना दिया गया। इसके अलावा आज निकाह केस में क्या कार्रवाई हुई, ये भी जानेंगे। मुल्क में इलेक्शन की गूंज है। सियासी जमातें और इलेक्शन कमीशन तैयारियों में मसरूफ़ नज़र आ रहे हैं। क्या तैयारियां हैं और किस तरह से तमाम सियासी जमातें प्रोसीड करेंगी, आपको बताएंगे। और सिंध पुलिस में करप्शन का एक और वाक़या सामने आ गया है। ये वाक़या है क्या, इसको कंट्रोल किस तरह से किया जाएगा, और कहा जा रहा है कि इसके लिए कुछ कमेटियाँ भी कायम कर दी गई हैं। ये सब हम डिस्कस करेंगे। लाहौर का रुख भी कर लेंगे, जहाँ पर फायरिंग का अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जिसके नतीजे में 2 तालिबात ज़ख्मी हुए हैं। ये तालिबात कौन थी और ये वाक़या किस तरह से पेश आया, ये भी हम आपको बताएंगे। इसके साथ साथ कुछ दीगर ख़बरें भी होंगी, लेकिन सबसे पहले न्यूज़ रूम में हम मुल्क की मईशत की बात कर लेते हैं। एक अच्छी खबर है, बड़े अरसे बाद कुछ बेहतरी नज़र आ रही है। कुछ हम ये कह सकते हैं कि उम्मीद की किरण नज़र आ रही है। मौशी बहाली के लिए निगरान हुकूमत ने एक अहम इकदाम ये उठाया है कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तान में $25 अरब तक सरमायाकारी का मुआहदा किया है। मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के लिए MOUs पर दस्तखत हो चुके हैं और यूएई के सदर से अनवारुल हक काकड़ और आर्मी चीफ की मुलाकात हुई है, जिसमें बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज के शोबों में सरमायाकारी का मुआहदा तय पा गया है। एक अहम इकदाम मौशी बहाली के लिए ये उठाया गया है निगरान हुकूमत की जानिब से, और एक मुआहदा तय पा गया है यूएई और पाकिस्तान के दरमियान। और ये बताया जा रहा है कि मुख्तलिफ शोबों में इस मुआहदे के तहत सरमायाकारी की जाएगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ये कहते हैं कि मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ मुआहदे से दोनों ममालिक में इक़्तिसादी ताउन नए दौर में दाखिल होगा। बहुत जल्द इसके इक़्तिसादी समरात भी मिलने शुरू हो जाएंगे। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी एक नया रिकॉर्ड कायम हुआ है। मुल्क की तारीख में पहली बार 100 इंडेक्स 60,000 की हद उबूर कर गया है। कारोबार के आगाज़ पर 100 इंडेक्स में 737 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। 100 इंडेक्स 60,548 पे पहुंचा। स्टॉक मार्केट में तेज़ी के सबब 63% हसस की कीमतें बढ़ी। हसस की मालियत में 100 अरब रुपए का इजाफा हुआ। गुज़िश्ता रोज़ 100 इंडेक्स 59,811 पॉइंट्स पर बंद हुआ था, तो स्टॉक एक्सचेंज में एक नया रिकॉर्ड कायम हो गया है। मुल्क की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है। पाकिस्तान की मौशी मुश्किलात में कुछ कमी आने लगी है। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए कर्ज़ की मंजूरी दे दी है। पाकिस्तान को $18 करोड़ कर्ज़ मिलेगा। कर्ज़ की रकम पंजाब के 2 शहरों में खर्च की जाएगी। पानी की फराहमी और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर ये रकम खर्च की जाएगी। रावलपिंडी में पानी की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। भावलपुर में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम को वुसअत दी जाएगी और मंसूबे से 15 लाख अफराद मुस्तफ़ीद होंगे। पाकिस्तान की मौशी हालात मुश्किलात में कुछ कमी आने लगी है। टैक्स पॉलिसी तरमीम पर पाकिस्तान और IMF मुज़ाकरात की बात करते हैं। IMF हुकाम और FBR में टैक्स पॉलिसी बारे बातचीत हुई। IMF तकनीकी टीम ने पाकिस्तान में मज़ीद 1 हफ़्ता क़याम बढ़ाने का फ़ैसला किया है। IMF मिशन और FBR में 2 हफ़्ते मुज़ाकरात और दस्तावेज़ात का तबादला होगा। IMF मिशन दौरे के इख्तिताम पर एक रिपोर्ट भी मुरतब करेगा, तो जब ये दौरा मुकम्मल हो जाएगा तो तब ये रिपोर्ट मुरतब की जाएगी। टैक्स पॉलिसी तरमीम पर पाकिस्तान और IMF के दरमियान ये मुज़ाकरात हो रहे हैं। पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल के लिए मुमकिन इस्लाहात से मुतल्लिक आलमी बैंक ने एक रिपोर्ट जारी की है। पाकिस्तान को दरपेश 6 बड़े मसाइल की इस रिपोर्ट ने निशानदेही की है। पाकिस्तान को ह्यूमन कैपिटल के बहरान का सामना है। इंसानी वसाइल का कम इस्तेमाल पैदावार और तरक्की को मुतासर कर रहा है। पाकिस्तान में 5 साल से कम उम्र 40% बच्चे स्टंटिंग का शिकार हैं। 2 करोड़ से ज़ायद स्कूल से बाहर हैं। पाकिस्तान में स्कूल से बाहर जो बच्चों की तादाद है वो दुनिया भर में सबसे ज़्यादा है। 10 साल से कम उम्र के 79% बच्चे पढ़ने की सलाहियत से महरूम हैं। पाकिस्तान को बुलंद माली खसारे का सामना है। मुल्क की साल जो है 2022, इसके इख्तिताम तक खसारा 22 साल की बुलंद तरीन शरह 7.9% तक पहुँच जाएगा। पाकिस्तान के ज़िम्मे कर्ज़ कानूनी हद से ज़्यादा 78% की बुलंद तरीन शरह पर रिकॉर्ड किया गया है।
पॉलिसीज़ में अदम तसलसल से सरमायाकारी और बरामदात का फुकदान भी पाया जा रहा है, जबकि पाकिस्तान का ज़रई शोबा गैर पैदावारी और जमूद का शिकार है। तवानाई का शोबा नाकाबिले इन्हिसार और मईशत पर भारी है। गर्दिशी कर्ज माली मुश्किलात पैदा कर रहा है। पाकिस्तान का सरकारी शोबा गैर मौसर है। पॉलिसी फ़ैसलों का महवर ज़ाती मफादात हैं। तो आलमी बैंक ने ये रिपोर्ट जारी की है, जिसमें जो 6 अहम तरीन मसाइल हैं पाकिस्तान को जिनका सामना है, उनका ज़िक्र किया गया है। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि आलमी सतह पर जनाब पाकिस्तान दुनिया के सबसे सस्ते तरीन मुल्क के बारे में जाना जा रहा है। आपको बताएं कि मार्च में दुनिया के सबसे बड़े डेटाबेस ने भी पाकिस्तान को सस्ता तरीन मुल्क करार दिया था। आलमी अदादोशुमार के मुताबिक पाकिस्तान के रिहायशियों के पास ज़िंदगी की बेहतर सहूलियात मौजूद हैं। 2022-23 में वेनेजुएला में महंगाई की शरह 398%, शाम 292, लबनान में 139% रिकॉर्ड की गई। तुर्की में महंगाई की शरह 47.83, मिस्र 36.5 और पाकिस्तान में 26.89% रही। मुतअद्दिद इक़्तिसादी और सियासी चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तान में मौशी तरक्की अपनाने में कामयाब है। IMF से $3 बिलियन का स्टैंड बाय अरेंजमेंट हासिल करना इन्हीं असरात में से एक नज़र आ रहा है। तो आलमी सतह पर पाकिस्तान दुनिया का सबसे सस्ता मुल्क करार पाया है। आगे अगर बढ़ते हुए आपको बताएं कि रूस और पाकिस्तान में तेल फराहमी पर डेडलॉक ख़त्म हो गया है या नहीं, ये एक अहम सवाल है। तेल की फराहमी के हवाले से रूसी वफ्द आज पाकिस्तान पहुंचेगा। पाकिस्तान और रूस में तेल की फराहमी का तवील मुद्दती मुआहदा हुआ है। रूसी हुकाम प्राइस कैप की हद में तवील मुद्दती मुआहदा करने पर तैयार नहीं था, जबकि वाशिंगटन के प्राइस कैप की हद में रूसी तेल खरीदने के लिए पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान की हिमायत उसको हासिल है। IMF जिसका एक और मुतालबा था, अब पाकिस्तान ने वो भी पूरा करने का फ़ैसला किया है। वफाकी हुकूमत इदारों की कारकर्दगी बेहतर बनाएगी। कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए ऑर्डिनेंस लाए जाएंगे। निगरान वफाकी काबीना ने ऑर्डिनेंस लाने की मंजूरी दे दी है। तो IMF का एक और मुतालबा पूरा करने का पाकिस्तान की जानिब से फ़ैसला कर लिया गया है और ये कहा जा रहा है कि इस सिलसिले में निगरान वफाकी काबीना ने मंजूरी भी दे दी है। डॉक्टर खाकान नजीब माहिर मौशात हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान की मौशी मुश्किलात में ऐसा लग रहा है कि कुछ बेहतरी आने जा रही है। आपको लगता है कि इसके समरात आम आवाम तक भी पहुंचेंगे? पाकिस्तान में इस वक्त एक अर्ली रिकवरी के साइंस हैं जो कि लार्जली लेड हैं इस चीज से कि IMF के प्रोग्राम के बाद जो एक्सटर्नल सेक्टर है उसमें थोड़ी सी तकवीयत है। जो हमारे मालियाती हिसार है उसको संभालने की कोई कोशिश हो रही है। एनर्जी सेक्टर में भी थोड़ी सी कोशिश की जा रही है। साथ साथ आपने देखा कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस ऑन स्मगलिंग, होर्डिंग, डी-डॉलराइजेशन और अफगान ट्रांजिट ट्रेड, ये एक खाका है इस वक्त पाकिस्तान की इकानमी का। साथ साथ आप ये भी देखें कि इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके अलावा आप 28 प्रोजेक्ट्स, रेकोडेक, इनको पिच किया जा रहा है कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट भी आ सके, सिर्फ हम अगर डेट इंस्ट्रूमेंट से निकलकर इस तरफ भी जा सके। तो इसकी एक अर्ली साइंस ऑफ रिकवरी जो है वो तो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में भी हैं। उससे मतलब है कि अगर लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग चलेगी तो तभी नौकरियां आएंगी। नंबर 2, आप अगर इसको इस तरह देखिए कि थोड़ी सी एग्रीकल्चर की जो पैदावार है वो इस साल बेहतर आने की उम्मीद है। अगर एग्रीकल्चर की पैदावार बेहतर आएगी तो तभी कमोडिटीज अवेलेबल होंगी और इन्फ्लेशन जो है उसमें कमी दिखाई देगी। तो ये तो इन द शॉर्ट रन जो मैक्रो इकोनॉमिक डॉक्टर साहब, अगर हम कंपेयर करें PDM गवर्नमेंट और फिर इंटरिम गवर्नमेंट को, तो डू यू थिंक कि ऑल द क्रेडिट गोज टू इंटरिम गवर्नमेंट एंड देन आर्मी चीफ, जो उनकी जानिब से इकदाम उठाए गए और जो उनकी जानिब से डिसीजंस लिए गए? देखिए, एक तो बात जिसने बिल्कुल इस चीज को बदला है वो है IMF के प्रोग्राम में पाकिस्तान का जुलाई के बाद कंसिस्टेंटली जाना और कंसिस्टेंटली रहना और 30 सितंबर के जो अहदाफ हैं उनको पूरा करके आपने ये उनके साथ एक दुनिया को सिग्नल किया कि आप फंड के साथ हैं, आप कुछ रिफॉर्म जो है मैक्रो स्टेबिलिटी की तरफ कर रहे हैं। और दूसरा, एस्टैब्लिशमेंट ने ऑफ कोर्स जो इकदाम उठाए इन्फोर्समेंट के, जिसमें अफगान ट्रांजिट ट्रेड एक बड़ा कदम था, जिससे एक सिग्नल हुआ कि वी आर सीरियस ऑन प्रोटेक्टिंग आवर फॉर्मल सेक्टर। हम ये इनफॉर्मेलिटी जो है मुल्क से खत्म करना चाहते हैं, डी-डॉलराइजेशन। तो इन सब ने तो जेन्युइनली जो है एक मार्केट स्टॉक एक्सचेंज जो एक पाकिस्तान की अक्कासी करता है इस चीज की कि इकोनॉमी कहाँ खड़ी है। आप उसको देखिए कि वो
इस वक्त 5 महीने में इट हैज रिजन बाय 50%। 40,000 पे इंडेक्स था, आज 60,000 को क्रॉस कर गया है। इवन इन डॉलर टर्म्स जो है एक बहुत ही स्ट्रांग परफॉर्मेंस आई है। पाकिस्तान का इंटरनेशनल बॉन्ड जो है उसको भी अगर आप इस वक्त देखें तो वो भी स्ट्रेंथन हुए हैं। जितने भी बॉन्ड्स हमारे पेबल हैं वो बहुत ही नीचे ट्रेड कर रहे थे, तो उनमें भी एक वापसी सी आई है। तो हम इन द शॉर्ट रन तो ऑफ कोर्स एक मैक्रो स्टेबिलिटी की तरफ हैं। स्टे विद द IMF प्रोग्राम, ये बहुत जरूरी है। एक्सटर्नल फ्लोज जो हैं वो इतने कंफर्टेबल। डॉक्टर साहब, सॉरी टू इंटरप्ट यू, एक और डेवलपमेंट ये हुई है कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तान में 125 अरब डॉलर की सरमायाकारी का फैसला किया है। ये मुआहदा भी तय पा गया है। आप किस तरह से देख रहे हैं, कितना सूदमंद साबित होगा पाकिस्तान के लिए ये? देखिए, सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि हम रियलाइज करें कि इन्वेस्टमेंट हम अपने आप में करें, हम पाकिस्तान की ह्यूमन रिसोर्स में करें, हम पाकिस्तान की मैन्युफैक्चरिंग को बेहतर करने के लिए करें, हम एग्रीकल्चर की पैदावारी सलाहियत बढ़ाने के लिए करें, पाकिस्तान के माइंस एंड मिनरल्स निकालने के लिए करें। ये सब कुछ इन्वेस्टमेंट से ताल्लुक रखता है। इन्वेस्टमेंट FDI पाकिस्तान में पिछले 10 साल में बहुत कमजोर रही है। जब मैं कहता हूँ कमजोर, तो ये इसका हजम 1.5-2 अरब डॉलर से क्रॉस नहीं किया था। अब पाकिस्तान को अगर आप FDI के लिए एज ए डेस्टिनेशन पिच करना चाहते हैं तो मैक्रो स्टेबिलिटी से आगे बढ़ के आपको थोड़ी सी मार्केटिंग भी करनी पड़ती है। थोड़ा सा ये भी शो करना पड़ता है कि आप एक BOI जो एक अदारा आपने बनाया था उससे तो आप कामयाबी नहीं पा सके, बट आप SIFC के थ्रू एक होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच, प्रोविंसेस भी साथ हैं, मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी जो है वो एक तरफ नहीं पुल कर रही, वो भी हुकूमत को सपोर्ट कर रही है, सिविल ब्यूरोक्रेसी भी। सो इन सब चीजों का इकट्ठा आना, फिर आप PIA को अगर पिच करें, आप अपनी एनर्जी सेक्टर को पिच करें, ये सब बहुत मेहनत तलब काम है। MOUs एक इनिशियल जरूर बूस्ट देते हैं कि आप उनके साथ तय करते हैं कि ये एरियाज हैं, एग्रीकल्चर है, टेलीकॉम है, पोर्ट्स एंड शिपिंग है, डिफेंस है। इन सब एरियाज में आप चाहते हैं कि पाकिस्तान में लोग आएं, इन्वेस्ट करें, पर साथ साथ ये भी याद रखिए कि MOUs को अमली जामा पहनाना एक बहुत मुख्तलिफ चीज है। हमने 2019 में, मैं टेबल पर मौजूद था जब हिज रॉयल हाइनेस क्राउन प्रिंस MBS पाकिस्तान तशरीफ लाए और कहा कि हम एक रिफाइनरी लगाएंगे। आज 23 खत्म होने को है, वो रिफाइनरी का अभी तक मैं कहूँगा नामो निशान तो बड़ी दूर की बात है, हम आगे भी नहीं बढ़ सके। इनको अमली जामा पहनाने के लिए देयर इज अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। हुकूमत में जब इनर्शिया आ जाता है, एंड आई रियली होप कि इस वक्त जिस तरह मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पुश कर रही है, केयर टेकर सेटअप भी चल रहा है, आने वाली हुकूमत भी इसी अज़्म के साथ आगे चलेगी कि पाकिस्तान को अब हमने हर सूरत में एक्सपोर्ट, इंडस्ट्रियलाइजेशन। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हकान साहब, यानी जहाँ तक हम पहुँच चुके हैं अब उससे आगे जाने की ज़रूरत है और इन्हीं जो इस्लाहात हैं उन्हें आगे लेके जाना होगा। आबिद सुलेहरी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। आबिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आबिद साहब, हम देख रहे थे कि निगरान वज़ीर आज़म बड़े पुरुम्मीद थे और उनकी जानिब से कहा जा रहा था कि मईशत में कुछ बेहतरी आएगी, और अब कुछ अवामिल ऐसे हैं जिनकी वजह से हमें लग रहा है कि मईशत में स्टेबिलिटी आ रही है। आपको क्या लगता है कि ये स्टेबिलिटी जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए होगी या लॉन्ग टर्म हम देखेंगे कि वाकई हमारा मुल्क जो है वो बेहतरी की जानिब गामजन होगा और अवाम को भी इसका फ़ायदा होगा? इस बात में तो कोई शक नहीं कि जुलाई 2023 के मुकाबले में अगर आज आप नवंबर में बैठ के देखते हैं तो मईशत जो है वो उसमें काफ़ी मुस्बत इक़दाम किए गए और उसकी स्टेबिलिटी नज़र आ रही है। लेकिन इसका लॉन्ग टर्म अगर हम देखना चाहें तो ये डिपेंड करता है 2-3 फैक्टर्स हैं। पहला तो ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इलेक्शन के बाद किस तरह के हुकूमत बनती है और उस पर जो रिजल्ट्स होंगे, अपोजिशन जो है वो कितना शोर होगा करती है, जो भी अपोजिशन हुई। दूसरा जो है वो डिपेंड करता है गजा की सूरत हाल कि क्या ऑयल की कीमतें जो हैं वो स्टेबल होंगी या वो ऊपर जाती हैं। और तीसरा, पाकिस्तान की इकॉनमी में एक चीज याद रखें कि जो मानसून की बारिशें हैं, आप किसी को भी यहाँ पे लाके बिठा दें, लेकिन खुदान खास्ता एक मानसून का बुरा सीजन, बारिश का बिल्कुल ना होना या बारिश का बहुत ज्यादा हो जाना, वो पाकिस्तान की इकॉनमी को 4 साल पीछे धकेल देता है, जैसा कि हमने पिछले साल देखा। तो तीसरी जो इसमें होगी मेजर डिटरमिनिंग फैक्टर, वो अगले साल की मानसून होगी। तो ये इन 3 फैक्टर्स पे सब डिपेंड करती है पाकिस्तान की इकॉनमी 2024 की। ठीक है खाकान नजीब साहब, आप सेकंड करते हैं कि ये फैक्टर्स हैं, अगर इन फैक्टर्स को हम जहन में रखें और इन पे हम काम करें तो फिर हम लॉन्ग टर्म प्रोग्रेस की तरफ जाएंगे? देखिए, ये बात तो दुरुस्त है। तो
आपके पाकिस्तान की जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ है वो तो ऑफकोर्स उन्हीं सेक्टर से आएगी जहाँ पे पैदावारी सलाहियत बेहतर होगी, और वो सेक्टर्स जो है वो तो पाकिस्तान के डिफाइंड है। एग्रीकल्चर एक लो हैंगिंग फ्रूट है, उसको हमें आगे लेकर चलना है। पाकिस्तान की फूड सिक्योरिटी भी इंश्योर करनी है, और 11 अरब डॉलर की हम इंपोर्ट करते हैं एग्रीकल्चर की, इसको भी किसी तरह हमने कम करना है। इसका मतलब इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं है, बट अपनी पैदावारी सलाहियत बढ़ाएंगे तो ये जो एडिबल ऑयल, जो वीट, जो कॉटन आपको इंपोर्ट करनी पड़ती थी, आप उसकी बजाय अपना पैदावारी सलाहियत बढ़ा के इसको मीट करेंगे। पाकिस्तान का नेक्स्ट 5 ईयर का एजेंडा जो है ना वो बड़ा क्लियर होना चाहिए। एक सिंगल पॉइंट एजेंडा है। पाकिस्तान की हर सूरत में, हर तरह से, हर सेक्टर में, हर इंसान में पैदावारी सलाहियत को उठाना है। आप जब तक आप पैदावारी सलाहियत नहीं उठाएंगे, ना आप एफिशिएंट एनर्जी सेक्टर चला सकते हैं, ना ही आप एग्रीकल्चर की जो पैदावार है उसको बढ़ा सकते हैं, और ना ही इंडस्ट्री को वर्ल्ड क्लास कर सकते हैं। अब ये करने के लिए जो भी पॉलिसीज बनानी है, पाकिस्तान को इंडस्ट्रियल पॉलिसी की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान को प्रोडक्टिविटी पॉलिसी की जरूरत है। ये आज तक एक्चुअली कोई समझ ही नहीं पा रहा, और अभी भी हम बहुत ही सतही गुफ्तगू जो है उस पर कर रहे हैं कि डॉलर कहाँ चला गया। ऐसे ही है। तो this is the next 5 year हाकान साहब, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, यानी आप बात कर रहे हैं कि हमें अपनी वीकनेसेस की बजाय हम अपने स्ट्रेंथ्स को अगर हम देखें और उन स्ट्रेंथ्स पे हम काम करें तो यकीनन प्रोग्रेस की तरफ हम जाएंगे। आबिद सुलेरी साहब, आपको भी ऐसा लगता है कि हमें पता है कि A, B, C, D ये हमारे प्रॉब्लम्स हैं, ये हमारे इश्यूज़ हैं, और हमारे पास सोल्यूशंस भी हैं, लेकिन हम उन सोल्यूशंस की तरफ नहीं जाते। हम एड का वेट करते हैं, हम इमदाद का वेट करते हैं, हम IMF का वेट करते हैं। तो क्या जो हमारी स्ट्रेंथ्स हैं, अगर हम उन पे काम करें तो हम लॉन्ग टर्म प्रोग्रेस की तरफ नहीं जाएंगे? मईशत को हम फिर लॉन्ग रन में प्रोग्रेस की तरफ देखेंगे? पाकिस्तान की जो मुआशी मसाइल है वो पिछले 70 साल से सबको मालूम है, और उसका हल जो है वो भी सबको मालूम है। यानी कि यही मसाइल जो है वो किसी से खुफिया है या उसका सोल्यूशन किसी से खुफिया है। तो IMF हो या ना हो, जो हमारी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, जो स्ट्रक्चरल इशूज हैं, अगर हम उन पे काम करें, अगर हम अपनी प्रोडक्टिविटी जो है उसको बढ़ा लें, और जो रिफॉर्म जरूरी है, खा वो ह्यूमन रिसोर्सेज या जो ह्यूमन कैपिटल है उसको स्ट्रेंथन करना हो, आने वाले जो हमारे मुस्तकबिल की जो नस्लें हैं उनकी बेहतरी के लिए हम सोच रहे हैं, या हम मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पर सोच रहे हैं, तो ये एक सेट ऑफ रिफॉर्म्स है जो कि काफी अच्छे से आइडेंटिफाइड है, और उस पर काम होना चाहिए ताकि एक जो मुआशी मुसावात की नौकरी जो है वो मुआशरा बन, यानी प्रॉब्लम्स भी हमें पता है, सॉल्यूशंस भी पता हैं, सेक्टर्स आइडेंटिफाइड हैं, बस उस पर काम करने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया आबिद सुलेरी साहब, खाका नजीब साहब, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। मईशत के हवाले से हम बात कर रहे थे। यकीनन मईशत में कुछ बेहतरी की सूरत हाल नज़र आ रही है, लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म में बेहतरी चाहते हैं तो कुछ अनासिर हैं, कुछ अवामिल हैं जिन पर हमें काम करना होगा। आगे बढ़ते हैं, हम साइफर केस की बात करते हैं। जो फैसला महफूज किया था वो सुना दिया है। फैसले के मुताबिक सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल की रिपोर्ट की रोशनी में जेल ट्रायल होगा और सहाफ़ियों को समाअत सुनने की इजाज़त भी होगी। सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल ने चेयरमैन PTI को पेश करने से माजरत कर ली। कहा कि चेयरमैन PTI की ज़िंदगी को ख़तरात लाहक हैं, जिस पर तहरीक इंसाफ के वकील ने कहा कि मुल्ज़िम को पेश करना जेल इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी है। तो जो फ़ैसला महफूज किया गया था, खुसूसी अदालत ने ये सुना दिया है और ये फ़ैसला हुआ है कि ट्रायल उनका जेल में ही होगा। दूसरी जानिब चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी ने पहला निकाह दौरान इद्दत जानबूझकर किया। बुशरा बीबी के कहने पर चेयरमैन PTI ने रेहाम खान को तलाक दी। चेयरमैन PTI ने मुझे कहा कि बुशरा से निकाह हुआ तो वज़ीर आज़म बन जाऊँगा। मुबैना गैर शरई निकाह केस के गवाह ओन चौधरी का डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में बयान रिकॉर्ड हो चुका है। केस के गवाह मुफ्ती सईद ने बताया कि शरई निकाह के लवाजमात पूरे नहीं थे। 1 जनवरी 2018 वाला निकाह गैर शरई था और तकरीब भी गैर कानूनी थी। बुशरा बीबी और उनकी सहेलियों ने कहा कि खावर मानिका से मेरी तलाक हो चुकी है। तो चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी निकाह केस से मुतालिक ये अपडेट्स थी जो कि आपको दे रहे थे। ओन चौधरी का बयान भी रिकॉर्ड हो गया और मुफ्ती साहब का भी बयान रिकॉर्ड कर लिया गया है। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस जिसकी 30 नवंबर को समाअत होने जा रही है, समाअत के लिए मुकर्रर हुआ है। इलेक्शन कमीशन ने कॉज लिस्ट जारी कर दी है। चेयरमैन PTI असद उमर और फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म आयद किए जाने का इम्कान बताया जा रहा है। चेयरमैन की जानिब से वकील शुएब शाहीन इलेक्शन कमीशन में पेश होंगे। असद उमर इलेक्शन कमीशन में मुसलसल 2 समातों पर पेश नहीं हुए, जबकि फवाद चौधरी तो जेल में कैद हैं। वकील फैसल चौधरी उनकी जानिब से
पेश होंगे। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस है जिस हवाले से आपको बता रहे थे। सुप्रीम कोर्ट में परवेज़ मुशर्रफ संगीन गद्दारी केस की बात करें तो इसमें अपीलों के मामले पर समाअत के दौरान जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा कि 12 अक्टूबर के इक़दाम को उसी अदालत ने रास्ता दिया। मुशर्रफ मार्शल लॉ को कानूनी कहने वाले जजेस का भी ट्रायल होना चाहिए। कार्रवाई सिर्फ 3 नवंबर के इक़दाम पर क्यों की गई, ये भी सवाल किया गया। 3 नवंबर को सिर्फ जजेस पर हमला होने पर कार्रवाई होगी तो फेयर ट्रायल का सवाल तो उठेगा। क्या जजेस पर हमला असम्बलियां तोड़ने, आइन मुअत्तल करने से ज़्यादा संगीन मामला था? अदालत ने संगीन गद्दारी केस में अपीलों की मज़ीद समाअत 10 जनवरी 2024 तक मुलतवी कर दी है। तो ये समाअत अब मुलतवी हो गई है। दौरान समाअत मुख्तलिफ सवालात भी उठाए गए। ये तो हम केसेस के हवाले से बात कर रहे थे। अब मुल्क में आम इंतखाबात की बात करते हैं। 8 फरवरी को ये होने जा रहे हैं जिसके लिए हल्का बंदियों और एतराज़ात का काम मुकम्मल हो गया है। इलेक्शन कमीशन ने आइंदा आम इंतखाबात के लिए एक अहम मरहला अबूर कर लिया है। हल्का बंदियों की मंजूरी, एतराज़ात के बाद हतमी हल्कों का ऐलान जुमेरात को कर दिया जाएगा। हुकाम इलेक्शन कमीशन ये कह रहे हैं कि आइंदा आम इंतखाबात नई हल्का बंदियों की बुनियाद पर होंगे। इलेक्शन कमीशन ने मुल्क भर के हल्कों पर 1324 एतराज़ात सुने। इलेक्शन कमीशन ने डिजिटल मरदमशुमारी के बाद नई हल्का बंदियों का काम मुकम्मल कर लिया है। तो इलेक्शन कमीशन भी पेश है इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से, जबकि जो सियासी जमातें हैं वो भी बिल्कुल तैयार हैं और उनकी जो हिकमत अमली है और जो भी प्रोसीजर है वो फॉलो करें। ऐसे में हरीफों पर बर्तरी हासिल करने का मिशन लिए पार्टी टिकटों के लिए मुस्लिम लीग नून की 35 रुकनी पार्लिमानी बोर्ड तश्कील दे दिया गया है। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने जो मरकज़ी पार्लिमानी बोर्ड है उसकी मंजूरी दी है। मरियम नवाज़, इसहाक डार, ख्वाजा आसिफ, राना सनाउल्ला, राना तनवीर पार्लिमानी बोर्ड में शामिल हैं। पार्टी टिकटों की तकसीम की कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास भी होने जा रहा है। तो मरियम नवाज़, इसहाक डार, राना तनवीर इस पार्लिमानी बोर्ड में शामिल हैं। ये एक बोर्ड तश्कील दिया गया है जो कि इंतखाबात के हवाले से जो तैयारियां हैं उनको देखेगा। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि पार्टी रहनुमाओं और साबिक अरकान असम्बली से मुलाकातें भी हम कर रहे हैं। साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने यह भी कहा कि इलेक्शन में भरपूर तैयारी के हम साथ उतरेंगे और नून लीग की कामयाबी पाकिस्तान को मसाइल से निजात दिलाने के लिए अहम है। अवाम मुस्लिम लीग नून को 2/3 से अक्सरियत दे, दहशत गर्दी की तरह महंगाई की भी कमर तोड़ दी जाएगी। यानी वो कह रहे हैं कि अगर मुस्लिम लीग नून इक़्तिदार में आती है तो अवाम को रिलीफ मिलेगा, महंगाई ख़त्म हो जाएगी और तमाम मसाइल का हल मुस्लिम लीग नून के पास है। लेकिन रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी ऐसा नहीं समझते। वो कहते हैं कि नवाज शरीफ वोट को इज्जत दो का बयानिया एवन फील्ड छोड़ आए हैं। कोई लाडला मुसल्लत किया गया तो नताइज बेहतर नहीं होंगे। पीपल्स पार्टी सिलेक्टेड की बजाय ऑपोजिशन को तरजीह देगी। बिलावल के साथ आसिफा भुट्टो भी इलेक्शन मुहिम चलाएंगी। गुफ्तगू उनकी सुनिए। एक और लाडला अगर एक्शन होती है तो खुदा न खास्ता इकोनॉमिकल क्राइसिस से नहीं निकाल सकते। मुस्लिम लीग ने हमेशा इदारों को जो है वो सियासत में धकेला है। आज भी वो एक तासुर देना चाहते हैं कि इदारे हमारे साथ हैं और वो ये तासुर देकर कहते हैं कि बाकी पॉलिटिकल पार्टीज इदारों के ऊपर तनकीद करना शुरू कर दे ताकि हमारा जो है हमें सेलेक्ट कर दिया जाए या हमें लाडला बना दिया जाए। जो बयानिया आपका लंदन का था कि वोट को इज्जत दो, मुझे क्यों निकाला, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, वो तो आपने वही एवन फील्ड में छोड़ा है। आज तो बात ही नहीं करते उसकी। माजी में जो है कहा जाता था कि इमरान खान साहब को अगर लाया गया था तो वो दूध में पानी मिलाया गया था। तो इसको अगर खुदा न खासा लाया गया तो इसको इसमें तो फिर पानी में दूध मिलाया जाएगा। मौसम में हुनकी बढ़ रही है लेकिन सियासी दर्जा हरारत की अगर हम बात करें तो ये बढ़ने लगा है हर गुजरते दिन के साथ। चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी सरवर का टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। शुजात हुसैन ने चौधरी सरवर को सियासी फैसला करने से मना कर दिया है। कोई भी सियासी फैसला आपकी मुशावरत के बगैर नहीं होगा, चौधरी सरवर की जानिब से ये कहा गया है। तो चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी सरवर का टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। ये एक रब्ता था, एक मुलाकात का जिक्र करते हैं। जर्मनी के सफ़ीर अल्फ्रेड रेनास ने पैट्रन इन चीफ इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन से मुलाकात की है और इस मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान जो दो तरफ़ा ताल्लुकात थे और बाहमी दिलचस्पी के उमूर थे उन पर तबादला ख्याल किया गया है। मुलाकात में मौजूदा सियासी सूरत हाल और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के मंशूर पर भी बात हुई है और कुछ दीगर उमूर भी ज़ेर गौर रहे। जर्मन सफ़ीर की जहांगीर तरीन से ये मुलाकात हुई है जिसमें मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। जैसे जैसे इंतखाबात करीब आ रहे हैं हम देख रहे हैं मेल मुलाकातें हो रही हैं, राब्ते हो रहे हैं
और जनाब एमक्यूएम और नून लीग में सीट एडजस्टमेंट का मामला भी ऐसा लग रहा है कि आखिरी मराहिल में दाखिल हो गया है। एमक्यूएम और नून लीग की कल अहम बैठक होने जा रही है। लीगी और मुत्तहिदा रहनुमा इस्लामाबाद में मुशावरत भी करेंगे। तो एमक्यूएम और नून लीग में सीट एडजस्टमेंट के हवाले से मामला तकरीबन तय पाते नज़र आ रहे हैं। कल एक अहम बैठक होने जा रही है। देखना यह है कि उसके बाद क्या फ़ैसले होते हैं। जो फैसले होंगे यकीनन वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन रहनुमा एमक्यूएम फारूक सत्तार ये कह रहे हैं कि आवाम को बाइख्तियार बनाए के बगैर मसाइल हल नहीं होंगे। बल्दियाती और मकामी हुकूमतों को बाइख्तियार बनाया जाएगा। मजबूत विफाक से ही सूबे मजबूत होंगे। होने जा रहा कि पाकिस्तान के मौजूदा सियासी और माशी बहरान और माशरती बहरान, इन सब बहरानों का अगर कोई हल है तो ये 26वीं या 27वीं आईनी तरमीम का बिल जो कि खुद मुख्तार, जो कि मकामी खुद मुख्तारी के लिए है, ये दिस इज पैनीसिया फॉर ऑल दी क्रॉनिक एलिमेंट्स दैट एफ्लिक्ट द बॉडी पॉलिटिक ऑफ पाकिस्तान। वापस आएंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द न्यूज़ रूम। अभी आपको लेटेस्ट अपडेट ये दें, नैब की अल-अज़ीज़िया रेफरेंस सज़ा बढ़ाने की अपील भी समाअत के लिए मुकर्रर हो गई है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब कल इस पे समाअत करेंगे। नैब की अल-अज़ीज़िया रेफरेंस सज़ा बढ़ाने की अपील भी समाअत के लिए मुकर्रर हो गई है। कल इस पे समाअत की जाएगी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब समाअत करेंगे। आदिल सईद अब्बासी हिमासत मौजूद हैं, उनसे हम जान लेते हैं। आदिल बताइएगा, नैब के अल-अज़ीज़िया रेफरेंस सज़ा बढ़ाने की अपील समाअत अब कल होने जा रही है इसकी? इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एवन फील्ड और अल-अज़ीज़िया स्टील मिल रेफरेंस में सजा के खिलाफ जो अपील है वो तो पहले ही मुकर्रर थी कल के लिए। ताहम अब जो नई डेवलपमेंट सामने आई है उसमें फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ की बरियत के खिलाफ जो नैब अपील थी वो भी कल समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच कल जो है इस पर समाअत करेगा। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब पर मुश्तमिल 2 रुकनी खसूसी बेंच जो है इन तमाम केसेस पर समाअत करेगा। इंसाफ अदालत ने दिसंबर 2018 को फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ को बरी किया था। नैब ने इंसाफ अदालत के फैसले के खिलाफ अपील दायर की थी जो कि अब समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। नैब की अल-अज़ीज़िया रेफरेंस सजा बढ़ाने की अपील भी समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। इन तमाम केसेस पर अब कल जो है दिन 2 बजे चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब पर मुश्तमिल 2 रुकनी खसूसी बेंच समाअत करेगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आदिल सईद अब्बासी। कल इस पे समाअत होने जा रही है। अल-अज़ीज़िया रेफरेंस सजा बढ़ाने की अपील जो कि समाअत के लिए मुकर्रर हो गई है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब कल इस पे समाअत करने जा रहे हैं। सिंध पुलिस के कारनामे की बात करते हैं। पाकिस्तान के इंटरनेशनल क्रिकेटर्स को भी इन्होंने नहीं छोड़ा। पुलिस ने क्रिकेटर आमिर यामीन और सुहेब मकसूद से रिश्वत तलब कर ली। आमिर यामीन ने रिश्वत तलबी की दास्तान सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। आमिर यामीन ने बताया कि हम खुशकिस्मत हैं कि हम सिंध की बजाय पंजाब में रहते हैं। ज़िंदगी में पहली बार कराची से मुल्तान बजरिया सड़क से सफ़र किया। हर 50 किलोमीटर के बाद हमें रोककर पुलिस पैसों का तकाजा करते रहे और पैसे ना देने पर पुलिस से एहलकार स्टेशन ले जाने की धमकियां देते हैं। ट्वीट में क्रिकेटर ने लिखा कि सिंध पुलिस में करप्शन उरूज पर है। हमारे बताने पर भी कि हम इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हैं, उसके बावजूद भी 8,000 रुपये लेने के बाद हमें जाने दिया गया। इंटरनेशनल क्रिकेटर्स कराची से नेशनल T20 कप खेलने के बाद मुल्तान जा रहे थे। आमिर यामीन और सुहेब मकसूद को स्क्रंड पुलिस स्टेशन की हदूद में रोका गया था। तो उन्होंने ये सोशल मीडिया पे शेयर किया है। जबकि आईजी सिंध ने भी कौमी क्रिकेटर से रिश्वत लेने के मामले का नोटिस दिया है, तहकीकात शुरू कर दी हैं। डीआईजी शहीद बेनज़ीराबाद ने रिपोर्ट मुरतब कर ली है। डीआईजी का कहना है कि सिकरंड थाने के 4 एहलकार मुलविस पाए गए हैं। एसएचओ समेत मुलविस एहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया है। जबकि रिश्वत लेने वालों में अल्लाडिनो, अख्तर अली, गुलजार, मुमताज़ शामिल हैं। तमाम मुलविस एहलकारों को मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया गया है। मुकम्मल रिपोर्ट आईजी सिंध को इरसाल कर दी जाएगी। कौमी क्रिकेटर से रिश्वत लेने का यह मामला है अब जिसकी तहकीकात हो रही हैं। PNN के प्रोग्राम पाकिस्तान लाइव में गुफ्तगू करते हुए निगरान वज़ीर दाखिला सिंध ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज ने कहा है कि क्रिकेटर सुहेब मकसूद और आमिर यामीन से माजरत की है। सिंध पुलिस की करप्शन संगीन मामला है। उनकी गुफ्तगू सुनिए। ये एक बहुत ही गलत बात है, अनएक्सेप्टेबल है, अनडिजायर्ड है। और आपने देखा कि इसके ऊपर हमने स्टर्न एक्शन लिए, 4 को अरेस्ट कर लिए और इनको करार वाकई सजा देंगे ताकि ये मिसाल हो
बाकियों के लिए जो उनको पता चले कि आइंदा वो ऐसी हरकत करेंगे तो उनके साथ बड़ी सख्त सजा दी जाएगी। और बिल्कुल ये माजरत, बल्कि मैं तो खुद क्रिकेटर से माजरत करता हूँ कि ये जिससे बिल्कुल ही होना चाहिए था। पुलिस हर एक की मदद के लिए, उन जान माल की हिफाजत की, ना कि उनको तंग किया जाए और रिश्वतखोरी की जाए। तो आपको ये इंशाल्लाह टीवी नजर भी आ जाएगा कि 1-2 दिन 3 दिन के अंदर इनको हम क्या क्या सजा देते हैं, ये भी नजर आएगा, ताकि बाकियों के एग्जाम्पल मिले कि आइंदा कोई भी ऐसा हरकत करेगा उसे ज्यादा सख्ती से सजा दी जाएगी। डेरा इस्माइल खान में घरेलू तनाज़ा 5 अफराद की जान ले गया। शौहर ने अपनी बीवी को कत्ल किया, जिस पर मकतूला के भाई ने बहन के ससुराल जाकर फायरिंग करके 4 अफराद को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ये बता रही है कि लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे भी मारे जा रहे हैं। ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। शौहर ने बीवी को कत्ल किया, जिस पर भाई ने बहन के ससुराल जाकर 4 अफराद को कत्ल कर दिया है। पुलिस की जानिब से तहकीकात इस सिलसिले में की जा रही हैं। खेल के मैदान का रुख करते हैं। ऑस्ट्रेलिया की कंडीशंस चैलेंजिंग हैं, वहाँ परफॉर्म करने के लिए हम तैयार हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के डायरेक्टर मोहम्मद हफीज़ ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि जब खिलाड़ी टॉप पर आते हैं तो परफॉर्म करना होता है, सीखना नहीं होता। ये बात मानना होगी, हम मॉडर्न क्रिकेट से पीछे रह गए हैं। बाबर आजम की कारकर्दगी शानदार है, इसमें मज़ीद निखार आएगा। उनकी गुफ्तगू सुनिए। किसी भी जगह पे बाबर ने अपनी तमाम जो फीडबैक है वो देने में कमी नहीं की। पार्ट ऑफ द टीम बहुत ज़्यादा जो है मिल के वो टीम को लेके चल रहे हैं और राइट स्ट्रेटजी बनाने में भी इंशाल्लाह ताला बाबर का बहुत अहम रोल है, क्योंकि बाबर की एज ए बैट्समैन जो कंट्रीब्यूशन है हम सब उसके मद्दाह हैं। मुझे लगता है कि बाबर का जो खेल है वो और ज़्यादा इसी पे बात करने के लिए चौधरी अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब, मोहम्मद हफीज़ की गुफ्तगू आपने सुन ली है, बाबर आजम की कारकर्दगी की तारीफ़ भी कर रहे हैं और साथ ही साथ उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ की है कि जब टीम टॉप पे होती है तो परफॉर्म करना होता है, उन्होंने सीखना जो है वो फिर दूर रह जाता है। जी बिल्कुल, मोहम्मद हफीज ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने दौरा ऑस्ट्रेलिया की तैयारियों के हवाले से बताया, टीम के हवाले से बताया। वहीं पर उन्होंने रेड बॉल क्रिकेट को भी अहमियत देने के लिए वहां पर जोर दिया और उन्होंने कहा कि जो सेंटर कॉन्ट्रैक्ट होगा, प्लेयर्स का पूल बनाएंगे, उस हवाले से भी मजीद इस पर हवाले करेंगे। तो उन्होंने बाबर आजम के हवाले से जब सवाल उनसे पूछा गया तो उनका कहना था बाबर आजम का कप्तानी से हटने के बाद जो टीम के खिलाड़ियों के साथ रवैया है वो बड़ा काबिल तारीफ है और वो अपनी बैटिंग पर फोकस किए गए हैं। दौरा ऑस्ट्रेलिया में उनकी कारकर्दगी हमारे लिए बड़ी अहमियत होगी। इसके साथ साथ उन्होंने एक और आप लोगों को बताता चलूं कि दौरा ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो टीम मैनेजमेंट में जो कोचिंग स्टाफ है वो गैर मुल्की यानी ऑस्ट्रेलिया से उनकी आर्मी तौर पर उनकी खिदमत हासिल करने का फैसला किया है और जल्द ही उन कोचेज का बैटिंग और बॉलिंग कोच और हेड कोच का ऐलान चौधरी अशरफ आप हमें इस हवाले से बता रहे थे। द न्यूज़ रूम से अब तक के लिए इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।